अच्छा जी, आज हम टाइटैनिक हिस्टोरिक शिप के ऊपर हम बात करने लगे हैं। ये बहुत ही उस वक्त का बहुत बड़ा जहाज़ था। ये तो सब मतलब सरफेस की कहानी है तो सब जानते हैं। 1912 में ये जहाज़ डिलीवर हुआ था और अपने पहले मेडन वॉयज के दरमियान में ना एक बर्फ़ के तोदे से टकराया और बहरन काहिल या अटलांटिक ओशन में डूब गया। ठीक है। हाँ, और अब ये बहरी जहाज़ जो है ना अटलांटिक ओशन की तह में सोया हुआ है, जो काम एक बर्फ़ के तोदे ने शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता उसे बहरुल काहिल ख़त्म कर रहा है। और एक वक्त वो आएगा जब टाइटैनिक का समंदर की तह में कुछ भी नहीं बचेगा। आज हम टाइटैनिक के बारे में बात करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं। जहाज़ जब एक जैसे जब बनते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टर शिप। टाइटैनिक के दो सिस्टर शिप थे। पहले का नाम था ओलंपिक, जो टाइटैनिक से पहले डिलीवर हुआ था। दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ था वो टाइटैनिक था, क्योंकि टाइटैनिक ओलंपिक से कुछ मीटर बड़ा था। इससे पहले ये सारा जिस जहाज़ के साथ था वो था ओलंपिक। टाइटैनिक से पहले उसका जो है ना जो जहाज़ था उसको जायंटिक कहते थे। टाइटैनिक की ज़्यादा मूवीज़ या पिक्चर्स या हिस्ट्री की किताबों में जो आपको वीडियोस और जो फ़ोटोज़ नज़र आते हैं वो टाइटैनिक की नहीं है, वो सब के सब ओलंपिक की हैं। टाइटैनिक की एक वीडियो थी जो उस वक्त बनाई गई थी जब टाइटैनिक अपने पहले बहरी सफ़र पर रवाना हुआ था। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे पहला जहाज़ था और इसको बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। ये जहाज़ तकरीबन 269 मीटर जो है ना लंबा था। और इसे साल है 1912 और तारीख है 11 अप्रैल। और टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र के लिए यूके की पोर्ट साउथ मेपन से जो है ना रवाना होता है। नया जहाज़ होने की वजह से इस जहाज़ के अंदर सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा थे। इस जहाज़ के अंदर 15 वाटर टैंक कंपार्टमेंट जिनको रिमोटली एक इलेक्ट्रॉनिक डोर की मदद से सेपरेट किया जा सकता था। जहाज़ की स्टेबिलिटी को इतना जो है ना ओके, जो अगर इसमें से 4 वाटर टैंक कंपार्टमेंट फ्लड हो जाए तब भी ये जहाज़ मतलब नहीं टूटना था। टाइटैनिक उस वक्त इक्विप था 20 लाइफ बोट से, जबकि जो है ना 16 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 4 ज़्यादा थी। टाइटैनिक की जो कैरियंग कैपेसिटी थी क्रू की और जो है ना उसके लिए ये सिर्फ आधे पैसेंजर्स और क्रू को कैरी कर सकते थे, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी की लाइफ बोट नहीं। 1912 का दौर ये वो दौर था जब यूरोप के बहुत सारे लोग जो है ना अमेरिका माइग्रेट कर रहे थे, और सबसे अच्छा चैनल यही होता था कि वो यूके आए बाई लैंड और वहाँ से बहरी जहाज़ पकड़ें और न्यूयॉर्क अमेरिका चले जाएं। लोगों की इस आमदफ़्त का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ नए-नए बहरी जहाज़ बना रही थी, तेज़ बहरी जहाज़ बना रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। टाइटैनिक उनमें से एक जो है ना तेज़ तरीन जहाज़ था। और टाइटैनिक इस वक्त कैपेबल था कि 23 नॉट की स्पीड से चल सके। 11 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड चेस स्मिथ, जो कि 5 स्टार के जो है ना कैप्टन समझे जाते थे, उनकी कमांड में ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। सफ़र तकरीबन 7 दिन का था, सर्दियों के दिन हैं। 1912 की सर्दियाँ पिछले 30-40 साल से कम थी। वेदर की फोरकास्ट उस टाइम ये बताती है कि पूरे सफ़र के दरमियान आपको कोई रफ़ सी ना मिले। तो वेदर जो है ना सारा बहुत अच्छा है। सर्दियाँ ज़्यादा नॉर्मल होने की वजह से आपका जो बर्फ़ के जो बड़े-बड़े तोदे टूट के गिर गए। और और बर्फ़ की जो पट्टी आती है अटलांटिक ओशन में लेके आ रहा है। 14 अप्रैल 1912 को कैप्टन एडवर्ड जे समेत के रेडियो ऑपरेटर को काफ़ी सारी आइस रिपोर्ट और आइस वार्निंग यानी रिसीव हुई। ये वो ज़माना था जब रडार नहीं होता था, जब ईमेल की फैसिलिटी नहीं होती थी, आपके पास वेदर फैक्स की फैसिलिटी नहीं होती थी। तो बहुत सारी वार्निंग्स, साइटिंग्स और इस तरह की चीज़ें आपको रेडियो में मिल जाती थी। इस तरह हर जहाँ से एक रेडियो ऑपरेटर भी होता था। बहुत सारे जहाज़ ये रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी आइस और आइस बर्ग्स देखे हैं उन्होंने, मतलब नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन में।
अभी हम थोड़ा आइसबर्ग का समझते हैं कि आइसबर्ग क्या होती है। बर्फानी जो तोदे होते हैं साउदर्न कॉन्टिनेंटल से टूट के ये गिरते हैं। ये टूटते हैं जब मौसम थोड़ा गर्म होता है। टूट के गर्म होने के बाद इनकी सबसे बड़ी खसूसियत क्या होती है कि जितना आपको ये पानी के ऊपर ये नज़र आ रहा होता है, उसका 7 to 8 टाइम ये आइसबर्ग पानी के अंदर होता है। तो अगर आपको छोटी सी चीज़ भी नज़र आए बर्फ़ का पानी का तोदा, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर ले, इससे कहीं बड़ा तोदा पानी के अंदर है और ये आपके जहाज़ को नाकाबिले हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो वापस आते हैं हम अपने जो है ना पॉइंट पे। कैप्टन एडवर्ड जे समिथ को जब ये डिफरेंट वेदर रिपोर्ट और वेदर वार्निंग्स और आइस वार्निंग वसूल हुई, तो उन्होंने अपने जहाज़ को 10 to 50 माइल साउथ की तरफ जो है ना मतलब घुमा दिया। याद रखिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो एक ही रास्ता अडॉप्ट करें। यहाँ पे डिफरेंट वेदर में डिफरेंट रास्ते अडॉप्ट किए जा सकते हैं। 14 अप्रैल 1912 को 8:55 पे कैप्टन एडवर्ड जे समिथ ने क्या किया कि उन्होंने जो है ना उन्होंने ब्रिज के ऊपर विज़िट करते हैं, ब्रिज के ऑफिसर से हालचाल पूछते हैं, जहाज़ की प्रोग्रेस पे जो है नज़र डालते हैं। आसमान साफ़ है, चाँद नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सितारों से पूरा आसमान भरा हुआ है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन बिल्कुल खामोश है, वेरी काल्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि काल्म वेदर जो है ना अच्छा होता है, लेकिन सम टाइम काल्म वेदर बहुत अच्छा नहीं होता। अब आपको जो है ना मिसाल लेके किसी ऐसी जगह में लेके जाए जहाँ पे आइसबर्ग हो सकती है, तो आपको ये प्रेफ़र करना चाहिए कि मतलब वेदर वहाँ पे मतलब थोड़ा-सा काम नहीं होना चाहिए। ये जहाज़ की सेफ्टी की बात है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आइसबर्ग के बारे में बात की, जितना पानी के ऊपर होता है, उतना पानी के नीचे भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि पानी का जो अंदर का जो हिस्सा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता करंट की वजह से मतलब वो करंट जब बहते हैं पानी के अंदर, तो उस हिस्से को छोटा करते जाते हैं। और एक वक़्त वो आता है कि जब ये आइसबर्ग मतलब पूरा उलट जाता है। जो बॉटम पार्ट होता है पानी के अंदर वो ऊपर आता है, जो ऊपर पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। इसको नॉर्मल आम ज़बान में डार्क आइसबर्ग कहा जाता है। ठीक है। और जो है ना इसको डार्क आइसबर्ग इसको क्यों कहा जाता है? पानी के अंदर रहने की वजह से और पानी के करंट्स की जो इरोजन की वजह से सरफेस बहुत स्मूथ हो जाती है, और जब वो पानी के ऊपर उलट के आती है तो ये मतलब नियर टू ट्रांसपेरेंट होती है। और रात की तारीख में ऐसे आइसबर्ग को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका फ्रेश आइसबर्ग हो तो उसका एक अपना ग्लो होता है, ठीक है, हल्का सा ग्लो आ रहा होता है। अगर आपकी वेव्स जो है वो ना भी हों और समंदर काम भी हो तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं नज़र आने। लेकिन डार्क आइसबर्ग जो होती हैं उनके लिए आपको समंदर का हल्का सा रफ होना बहुत ज़रूरी है। ये जब वेव्स आएँगी उसके ऊपर क्रश करेंगी तो आप सामने देखेंगे कि ये वेव्स किस चीज़ को हिट कर रही हैं। मतलब इतना बड़े समंदर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हिट कर रही हैं। ये सर्फ और फॉर्म क्यों पैदा हो रहा है सी वाटर में, तो ये पहला इंडिकेशन है कि आप माइल्स पहले देख सकते हैं कि ये आइसबर्ग है। ये जो डार्क आइसबर्ग था, जो समंदर का जो काम होना था, ये एक्चुअली बुरा था जो है ना टाइटैनिक के लिए उस दिन जिस दिन इसके साथ ये वाक़या पेश आया। तो पहले ज़माने में जो उसके जो वहाँ पे क्रू होती हैं, जहाँ से ब्रिज बनाया जाता था वहाँ से लोग देखते थे। वॉच कीपर होते हैं जो देखते होते थे। अच्छा, जहाज़ के हेड के ऊपर उनको लगा कि वहाँ पे कोई चीज़ है, जो सितारे आ रहे हैं उनको होराइज़न पे ब्रेक कर रही हैं और समथिंग डार्क थिंग देयर। और जब उसके करीब हुए तो उसको लगे कि ये डार्क आइसबर्ग हो सकता है, क्योंकि पानी कम है तो पानी की वेव्स उसको नहीं लग रही, तो उसने इमीडिएटली कॉल की ब्रिज क्रू कि आइसबर्ग डेड हेड। मतलब डेड हेड का मतलब होता है कि जहाज़ के बिल्कुल सामने है, 000 डिग्री हेड यानी, ठीक है, रिलेटिवली की बात हो रही है, तो बिल्कुल सामने, आपके बिल्कुल सामने आइसबर्ग है। ड्यूटी ऑफिसर उसने जो है ना हार्ड टू पोर्ट का एक्शन लिया कि इस जहाज़ की स्पीड थी 23 नॉट्स। तो ठीक है, ये फास्ट मूविंग शिप था और जो है ना आइसबर्ग राइट हेड का जो मैसेज है वो दे दिया गया। जब उसने हार्ड ओवर का एक्शन लिया यानी हार्ड टू पोर्ट,
तो आइसबर्ग जो है ना वो बिल्कुल मतलब सामने आ गया, लेकिन डिस्टेंस था नियर 400 से 450 मीटर का, जहाँ पे वो आइसबर्ग स्पॉटेड था। एक बड़े जहाज़ के लिए ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है? मतलब 400 साढ़े 400 मीटर का मतलब सामने आइसबर्ग आइसबर्ग मतलब ऑलमोस्ट आप लॉस कर चुके हैं। ये मतलब 15 अप्रैल हो चुकी थी उस दिन। तो ये जो आइसबर्ग था उसने उसको फ्रंट से अ, जहाज़ के बिल्कुल आइसबर्ग को छूता हुआ फ्रंट से आगे चला गया। और जब आइसबर्ग को उसने छूता हुआ गुजरा तो ये 1912 का ज़माना था। वेल्डिंग ने इतनी तरक्की नहीं की थी, वेल्डिंग जल्दी टूट जाया करती थी, वेल्डिंग इतनी एडवांस नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ज़माना पुराना था। रिवेट से काम लिया जाता था, जहाज़ की जो प्लेटें थी वो रिवेट लगा के जोड़ी जाती थी। रिवर्ट्स गिव द वे, तो जो है ना जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट्स फ्लड होना शुरू हो गए। कैप्टन एडवर्ड डे समिट 1148 को उठे और जहाज़ के ब्रिज पे पहुंचे। और जहाज़ के ब्रिज पे पहुंच के जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उन्होंने इंजन को जो है ना स्टॉप किया और उन्होंने नीचे जाके फ्लडिंग की सूरत हाल देखी कि 5 कंपार्टमेंट्स के अंदर पानी आ रहा है और पानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है। तो उन्हें पता चल गया कि जो है ना टाइटैनिक बस अब डूम होने वाला है। 14 से 15 अप्रैल की दरमियानी रात में 12 बजे कैप्टन एडवर्ड जे समेत ब्रिज पे वापस आते हैं और उनको जानते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे हैं, ठीक है? हाँ, इसके अलावा अगर इंजीनियर इस काबिल हो जाएँ कि वो उसको जो है ना फ्लड हो रहा है उसको निकालना शुरू कर दें। इंजीनियर्स ने बहुत ट्राई किया, उन्होंने जहाज़ के कंपार्टमेंट्स को पानी को जो है ना निकालना शुरू किया जितना पंप कर सकते थे। लेकिन स्टिल जो सिचुएशन थी वो मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही थी। रात बज के 12 बज के 14 मिनट पे रात के कैप्टन जे समिथ ने अपने रेडियो ऑपरेटर को कहा कि सबको बताओ हम जो है ना वी आर इन ट्रबल, वी नीड हेल्प। क्योंकि वो जानते थे उनकी जो 20 लाइफ बोट्स थी उनमें सारे के सारे लोग पूरे नहीं आ सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इस सिचुएशन में ये थी कि 1912 में कि स्पेशली पैसेंजर शिप में कि पैसेंजर जो है वो इनिशियली इसको समझने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको जितना मर्जी समझाएं, क्योंकि जो है ना मतलब जहाज़ शिप मतलब एरोप्लेन की तरह नहीं होता, फिजा से एकदम तो नीचे नहीं गिरता ना, ठीक है? शिप जो होता है ना ये स्लो मूविंग टारगेट है। और सेम टाइम में शिप जब सिंक करना शुरू करता है तो ये टाइम लेता है। ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट के अंदर पूरा जहाज़ जो है ना एकदम वो चला जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि शिप के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इवन जब आपने लोगों को इन्फॉर्म किया कि जहाज़ में प्रॉब्लम है, आप आएँ इस चीज़ को सीरियसली लें, तो पीपल जो लोग थे वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना आहिस्ता आहिस्ता सिंक हो रहा था। टाइटैनिक ने जब उसको आइसबर्ग को हिट किया, बर्फ़ जो टूट के गिरी डेक के ऊपर, तो लोग उसके साथ खेल रहे थे। तो लोगों को कहा गया कि आप अपने लाइफ बोट स्टेशन पे आ जाएं, इसको सीरियसली लें। तो इनिशियली पीपल विलिंग नहीं थे कि वो जहाज़ कोलाइड कर गया है इस आइसबर्ग के साथ। ये क्लांस था एक तरह का, ये हिटिंग नहीं था, हिट नहीं किया था, जस्ट मतलब साइड से उसने वो किया था। जब 12-14 पे कैप्टन स्मिथ ने जो है ना कहा कि कॉल फॉर द हेल्प, सेम टाइम जो है ना वहाँ पे ऑर्डर दिया कि अबैंडन शिप। अबैंडन शिप का मतलब होता है कि अब सारा का सारा क्रू जो है ना और पैसेंजर्स मतलब इमीडिएटली बोर्ड करो लाइफ बोट पे, ठीक है? लेकिन लोग लाइफ बोट के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। रात 12:25 के ऊपर एसएस कार्पेथिया इस एसओएस यानी सेव आवर सोल्स कॉल को रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि मैं पहुंच रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो ये मतलब शिप को ऐसे ही कहते हैं शिप। अच्छा, इस टाइम में एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एसएस क्या है। मतलब हर इंसान के साथ जैसे कोई टाइटल होते हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड, मिसेस एक्स वाई जेड, या मिस या मास्टर, तो जो भी है तो या डॉक्टर एक्स वाई जेड, तो जहाज़ का जो कैप्टन होता है, ठीक है, ये हे कैप्टन या व्हाट्स हैपनिंग या इस तरह से जब जहाज़ के नाम के शुरू में एस एस लगाया जाता है, इस स्टीम शिप यानी वो जहाज़ स्टीम पे चलता है। तो आजकल जहाज़ स्टीम पे नहीं चलते, ये एम वी मोटर वेसल, ठीक है, उनमें कंटेनर शिप आ जाती हैं और डिफरेंट जहाज़ आते हैं। एम टी यानी मोटर टैंकर, ये रेफर्ड होता है ऑयल टैंकर के लिए। फिर उसके बाद होता है LNGC, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर। तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ
ठीक है, आप सबके लिए एसएस कार्पेथिया ने रिस्पॉन्ड किया है। एसएस कार्पेथिया तकरीबन 94 किलोमीटर अवे था और डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ एसएस कार्पेथिया उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगने थे टाइटैनिक की लोकेशन पहुंचने में। ठीक है, और कैप्टन स्मिथ जानते थे कि जो है ना इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रात के 12:40 पर 0040 पे पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई और लोगों की नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा यहाँ से लगाए जो टाइटैनिक पे ऑन बोर्ड थे कि उस लाइफ बोट की 62 में से 37 सीट्स खाली थी, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि ड्यूटी ऑफिसर और जो क्रू ने हज़ार दफ़ा लोगों को कहा कि चिल्ड्रन वुमेन मतलब कम हेयर और जो है ना इसमें बोर्ड हो, लोग उसके नॉन सीरियस एटीट्यूड होने की वजह से तैयार नहीं थे और कुछ लोग खवातीन इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुश्किल समझने वाली कि पहली लाइफ बोट उतर गई, उसके बावजूद मतलब यही एटीट्यूड जारी रहा अनटिल के 3 या 4 लाइफ बोट्स जो है ना जो तकरीबन आधी खाली थी जब उनको उतारा गया। अब याद रखिएगा कि जहाज़ में टोटल 20 लाइफ बोट हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और जब बाद की लाइफ बोट्स की बारी आई तो पीपल विल ऑलमोस्ट नो के जो है ना दे वर डेस्परेट टू गेट ऑन द लाइफ बोट। दैट टाइम जो है ना फिर जगह नहीं थी लाइफ बोट के अंदर। और सोचें कितना मतलब सैड होगा जब तक टाइटैनिक फॉरवर्ड की तरफ ट्रिम होना नहीं शुरू हुआ, झुकना नहीं होना, पिछला हिस्सा बाहर आना शुरू नहीं हुआ, तब तक लोगों ने सीरियसली नहीं लिया इसको। तो हाँ, बहुत सैड था जब लोगों ने इसको सीरियस लिया। तो जो है ना सबके सब लोग बताए जा सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ बोट की कैपेसिटी बहुत कम थी जितने लोग उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, लेकिन वहाँ पे इतनी लाइफ थी जिनको सेव किया जा सकता था क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ लॉस था। 1:30 पे जब जहाज ट्रिम करना शुरू किया, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई और जो है ना हाँ, पूरे शिप में भगदड़ मच गई। लोग एक साइड पे जमा होना शुरू हो गए, पीछे से भाग के आगे की तरफ जो साइड सिंक हो रही थी। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम देखें कि 1:30 पे जहाज़ बाव की तरफ ट्रिम होना शुरू हुआ। 1:45 पे जो शिप का क्रू है आखिरी लाइफ बोट जो है ना पानी में उतारता है। अगर कैप्टन स्मिथ शुरू की लाइफ बोट को जो कि तकरीबन हाफ हाफ थी उनको ना उतारते तो जो 15 मिनट के अंदर 20 लाइफ बोट कैसे उतर सकती थी, ये पॉसिबल नहीं था। मतलब ये बहुत बड़ा लॉस होता। मतलब ये इसका एक्शन बहुत सही था। अब लोग नहीं बैठ रहे तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ तो बचानी थी, जो मतलब जो बैठ रहे हैं जिन्होंने सीरियसली लिया उनको थी जो जान बचानी है। और जब लास्ट के 1:45 पे आखिरी लाइफ बोट उतारी गई तो 1500 के करीब जो है ना जिसमें जहाज़ का क्रू भी था और पैसेंजर्स भी शामिल थे, दे वर स्टिल ऑन द टाइटैनिक। सो सैड। इमेजिन करें आप, मतलब क्या अफरा तफरी थी, लोगों ने पानी के अंदर छलांगें लगाना शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि वो इस तरह से जो है ना अपने आप को सेव कर सकते हैं कि नॉर्दर्न अटलांटिक में इवन के आर्म सी के अंदर भी जो है ना आप अवॉइड करें जो है ना जितना मुमकिन हो सके। मतलब वहाँ पे एक हाइपोथर्मिया होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी कोल्ड वाटर में इमर्स होती है तो कुछ मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो आप डाई हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है आपकी इसकी वजह से, ठंडा इतना पानी होने की वजह से। रात के 1:45 1:45 पे जहाज़ के जनरेटर फेल हो गए और जहाज़ की तमाम लाइट्स जो है ना बंद हो गई। और लोग जो लाइफ बोट्स में जो वो थे वो अब देख रहे हैं उसको अपनी आंखों से। 705 लोग जो थे सर्वाइवर्स, मतलब अटलांटिक की तारीक रात में ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। ये वो लोग थे जो लाइफ बोट में बैठे थे। मतलब सर्वाइवर्स के मुताबिक जब जहाज़ डूबने लगा, जब जहाज़ की बत्तियां बंद हुई, जब लोगों ने पानी के अंदर छलांगे लगाना शुरू की, तो जो है ना मतलब बहरुल काहिल की रात की तारीकी की खामोशी में सिर्फ और सिर्फ चीखें थी। आप इमेजिन करें मतलब कितना सैड वो होगा। और सिर्फ चंद मिनट के अंदर वो लोग जिन्होंने पानी के अंदर जंप किया था उनमें से मोस्टली लोग जो है ना डेथ हो गई उनकी। आप फ्रीज हो गए। अब सिर्फ ये जो 705 अफराद थे जो जहाज़ की लाइफ बोट के अंदर बैठे हुए थे कि आसमान के ऊपर सिर्फ ये नज़र डाले हुए बैठे थे कि कोई आए और इन्हें आके बचाए। और ये जहाज़ इतना बड़ा जायंट उनकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता करके डूब गया।
कैन यू इमेजिन। उसी सुबह 4:30 पे जो है ना SS कार्पिथिया जो था जिसको कॉल के लिए बुलाया गया था, वो उस जगह पे पहुंचा रेस्क्यू के लिए सर्वाइवर्स को जहाज़ के ऊपर लेना शुरू किया। टाइटैनिक के लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे और होते और टाइटैनिक से 2 घंटे मज़ीद न डूबता तो शायद जो है ना टाइटैनिक के तकरीबन क्रू और जितने भी पैसेंजर्स थे सबको बचाया जा सकता था। हैं। अगर आप मतलब ये फेट ऑफ द टाइटैनिक है, ये जो वजह हो सकती है, मतलब किसी ने भी कोई गलत काम नहीं किया था इसमें। ड्यूटी ऑफिसर ने जो ब्रिज पे एक्शन लिए वो सारे करेक्ट थे, ठीक है। जो आपकी लुक आउट बैठी थी वो उन्होंने बताया राइट थिंग ऑन राइट टाइम, जैसे उनको नज़र आया उन्होंने बताया आपको। अब देखें, ये उसकी किस्मत थी कि उसने डूबना था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ उस वक्त इतने बड़े लाइफ लॉस्ट का शिकार हुआ, इसलिए ये जो है ना, इसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ हुए हैं। इस वक्त का हम अगर आइसबर्ग के अंदाज़ा लगाएं, जो टाइटैनिक के क्रू ने उस वक्त देखा था उसका वजन था तकरीबन 270,000 टन था, यानी 2,70,000 टन। और याद रखिए कि जो है ना आइसबर्ग होती है, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से टूट के आती हैं, ये इनिशियली ये मतलब सॉफ्ट स्नो होती है जैसे हर जगह पे होती है, लेकिन कुछ कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज ये कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, और ये इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये नॉर्मल आइस नहीं होती, ये नॉर्मल स्नो नहीं है, स्नो तो होती नहीं है, स्नो सॉफ्ट होती है, ये क्वाइट स्ट्रांग एज वेल। मतलब इसके इतनी कैपेसिटी होती है, इसके सामने जो चीज़ आके इसको हिट करेगी वो बचेगी नहीं। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन विद द टाइटैनिक। तो ये हुआ टाइटैनिक के साथ। और अब ये जहाज़ वहाँ पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, बाकियात अभी भी वहाँ पे हैं इसमें। टाइटैनिक का जो ढांचा था उसको मतलब दरियाफ्त करने की बहुत कोशिश की गई कि जहाँ टाइटैनिक ढूंढा था एग्जैक्टली वहाँ जाके ढूंढा जाए। पानी के अंदर जब जहाज़ एक दफ़ा चला जाता है तो करंट उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है ये ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन 1985 में टाइटैनिक 1985 में पहली दफ़ा जो है ना टाइटैनिक का जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कवर हुआ। ये देखा गया कि जो अगला हिस्सा था जो बो होता है फ्रंट का, तो जब टाइटैनिक टूटा तो 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया, तो टाइटैनिक का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा उनके दरमियान में तकरीबन 2.5 माइल्स का फ़र्क था। यानी 2.5 माइल एक चीज़ पड़ी हुई और 2.5 माइल पीछे दूसरा हिस्सा पड़ा हुआ है। और बीच में मतलब सारा प्लेटें, जूते और डेड बॉडीज़, उनके जो स्केलेटन, हड्डियाँ, इस तरह सी चीज़ें। समंदर के पानी में तो कुछ नहीं बचता, जूते, कपड़े रह जाते हैं, प्लेटें रह जाती हैं, चम्मच रह जाती हैं, जो है ना इस तरह का सामान कुछ भी नहीं बचता समंदर के सी कुछ भी, रियली नहीं, कुछ भी नहीं बचता। एक और चीज़ जो है ना, टाइटैनिक जो है ना ये अकेला शिप नहीं था कि जो इस पानियों में डूबा है। समंदर ने बहुत सारे जहाज़ों को अपनी लाइफ में, बहुत सारे जहाज़ गर्क हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी मतलब फॉर टू मैनी। टाइटैनिक ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लॉस ऑफ लाइफ था वो बहुत ज़्यादा था। 1500 लोग तकरीबन एक ही उसमें हादसे में चले गए, तो ये बहुत बड़ा लाइफ लॉस था, ठीक है। और जो लोग वहाँ से जो है ना मतलब लोग गुजरते हैं पानी के अंदर से तो कुछ नहीं नज़र आता। 2500 मीटर की डेप्थ है जहाँ पे टाइटैनिक ज़मीन के समंदर में पड़ा होता, ठीक है। तो टू 2.5 to 3 किलोमीटर समंदर की तह में पड़ा हुआ है नीचे। तो ये अब जब आप पढ़ेंगे ये सारा कुछ हिस्टोरिकल साइट अगर आप देखने का आपको मौका मिले तो उसको मार्क किया जाए। यहाँ पे हर बंदा नहीं आ सकता, ये हिस्टोरिकल साइट है। आप अगर वहाँ पे जाएँ तो टाइटैनिक के अंडर वाटर जाना चाहे तो देख सकते हैं, कोई चीज़ उठा नहीं सकते। तो तो जो लोग कहते हैं कि वो जो लोग वहाँ से गुजरते हैं कहते हैं कि हमारी जो मतलब मुकम्मल तौर पे एक अलग फीलिंग्स होती है, एक चैप्टर है हिस्ट्री का कि जो है ना यहाँ पे एक इतना बड़ा जहाज़ डूबा, किस तरह से डूबा। बहरहाल ये थी आज की हमारी टाइटैनिक की वीडियो। तो यहाँ पे किसी को कोई आप ब्लेम नहीं दे सकते, किसी की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे कोई इंसिडेंट को एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं जिसमें किसी का कोई कसूर ना हो, ठीक है। तो एक्ट ऑफ गॉड जो होता है वो इंटरनेशनल उसमें कोर्ट्स में मतलब रिकग्नाइज़ किया जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ ये रेगुलेशंस चेंज हुई, वहाँ पे जो है ना नॉर्थ अटलांटिक में आइस पेट्रोल में
इन्होंने अमेरिका ने शुरू किया, कहा ये आवाज़ जाएंगे उस पूरे एरिया को सर्वे करेंगे, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपोर्ट्स देंगे कि यहाँ पे आइसबर्ग है, यहाँ पे आइसबर्ग है, वगैरह वगैरह। तो ये एक्शन लिया गया वहाँ पे टाइटैनिक के बाद, ताकि सेव किया जा सके लाइफ को। तो ये है कुछ ऑल अबाउट टाइटैनिक। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा। अगर आपको कुछ लगे तो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत सैड स्टोरी थी, लेकिन ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।